नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सारथी एजुकेशनल में। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। तो मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके लिए सीटेट परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पेडागॉजी पर आधारित संस्कृत विषय के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो हमारी आज की ये श्रृंखला वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और मैं निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज की श्रृंखला का हम लोग आगाज़ करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, अधिकृत श्रवणेन अभिप्रायः अस्ति। अधिकृत श्रवण से अभिप्राय है। अधिकृत श्रवण अर्थात निर्धारित श्रवण से अभिप्राय क्या है? सा परिस्थिति यदा श्रवण सत्रे संपूर्ण कार्यम करोति। अधिकृत श्रवण से अभिप्राय है कि वह परिस्थिति जब श्रवण सत्र में, अर्थात जो सुनने का सत्र होता है, सुनने का समय होता है, उसमें समस्त कार्य किए जाएं। या संभाषण रूपेण अथवा अभिलेखन रूपेण स्वाभाविक संभाषण श्रवणम, संभाषण रूप के द्वारा, संभाषण के द्वारा अथवा अभिलेख के द्वारा स्वाभाविक रूप से संभाषण का श्रवण किया जाए। अध्यापक द्वारा उच्चैः पठित सामग्र्याः अथवा संभाषित सामग्र्याः सावधान श्रवणम, अध्यापक के द्वारा उच्च स्वर के सहित पढ़ी गई सामग्री को अथवा कही गई सामग्री को सावधानीपूर्वक सुनना। या विशिष्ट सूचनाओं प्राप्तुम अवधानपूर्वक श्रवणम, विशिष्ट सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ध्यानपूर्वक सुनना। तो हमें बताना है कि अधिकृत श्रवण से अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सही विकल्प हमारा हो जाएगा चौथा। ठीक है, अधिकृत श्रवण से अभिप्राय होता है विशिष्ट सूचनाओं को, विशेष सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक सुनना। चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। इसलिए हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे क्या है। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इति संबद्धा भवति। विशिष्ट आवश्यकता कक्षा, विशिष्ट आवश्यकताओं वाली कक्षा इससे संबद्ध होती है। विशिष्ट आवश्यकताओं वाली कक्षा इससे संबद्ध होती है। किससे संबद्ध होती है? किससे जुड़ी होती है? पृथक व्यवस्थिता कक्षा, पृथक मतलब अलग से, व्यवस्थित कक्षा, यह विशिष्ट आवश्यकता वाली कक्षा होती है। या विभिन्न योग्यता युक्त छात्र कक्षा, भिन्न भिन्न योग्यताओं से युक्त छात्रों वाली कक्षा को हम विशिष्ट आवश्यकता वाली कक्षा कहते हैं। या अतिरिक्त अध्यापक युक्त व्यवस्था, अतिरिक्त अध्यापकों से युक्त व्यवस्था वाली कक्षा, या सुसज्जित कक्षा व्यवस्था, या सुसज्जित कक्षा वाली व्यवस्था के द्वारा हम विशिष्ट आवश्यकता वाली कक्षा ये कहते हैं। तो देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाली कक्षा, विशिष्ट आवश्यकता का तात्पर्य यहाँ पर है समावेशी कक्षा से। और समावेशी कक्षा में क्या होता है? इसमें भिन्न भिन्न योग्यता से युक्त छात्रों वाली कक्षा यह होती है। इसलिए सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं क्षमा चाहेंगे, दूसरा विकल्प हमारा सही है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। विशिष्ट आवश्यकता वाली कक्षा यह संबद्ध होती है, जुड़ी होती है किससे? तो विभिन्न योग्यता से युक्त छात्रों वाली कक्षा से यह जुड़ी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्ववाचन गतिविधि इत्यस्य प्रमुखोद्देशः अस्ति। पूर्ववाचन गतिविधि, वाचन गतिविधि से पूर्व की जो क्रियाएं होती हैं, वाचन से पहले के जो क्रियाकलाप होते हैं, इत्यस्य प्रमुखोद्देशः अस्ति, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? वाचन से पहले अर्थात पढ़ने से पहले जो हम चर्चा परिचर्चा करते हैं कक्षा में, वर्ण विषय पर आधारित चर्चा परिचर्चा जो की जाती है पढ़ने से पहले, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यह प्रश्न है। और पहला विकल्प है छात्राणाम ज्ञान वृद्धि, छात्रों की ज्ञान को विकसित करना। पाठ्य रुचिवर्धनम, पाठ में छात्रों की रुचि को जागृत करना, रुचि को बढ़ाना। या आनंद प्रदानम, अनुभवानाम ज्ञानम, आनंद प्रदान करना और अनुभवों का ज्ञान कराना। या नूतन शब्दानाम पाठनम, नए नए शब्दों को पढ़ाना। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? वाचन से पढ़ने से पहले की जो गतिविधि होती है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्राणाम ज्ञान वृद्धि। देखिए, ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पाठ्य रुचिवर्धनम। जब हम किसी विषय वस्तु के बारे में पहले से जानते हैं तो उसमें उस पाठ को पढ़ने में हमारी रुचि बढ़ जाती है, जागृत हो जाती है। इसलिए सही विकल्प हमारा हो जाएगा दूसरा, पाठ्य रुचिवर्धनम। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही है इस प्रश्न का। और हम बढ़ेंगे पुनः अगले प्रश्न की ओर और हम देखेंगे हमारा आज का
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़ते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं क्या कह रहा है। सहज रूपेण, स्वाभाविक रूप से, सहज रूपेण मतलब स्वाभाविक रूप से भाषा अधिगमन संदर्भ है। भाषा को अधिगम करने के संदर्भ में, अधिगम मतलब सीखना, स्वाभाविक रूप से भाषा को सीखने के संदर्भ में महत्वपूर्णम अस्ति, महत्वपूर्ण होता है। अर्थात प्रश्न कह रहा है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखें, सहज रूप से सीखें, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है, क्या महत्वपूर्ण है जिससे हम स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख सकें। तो पहला प्रश्न कह रहा है, पहला विकल्प कह रहा है अधिगत शब्द अधिकृत वाक्य निर्माणम, सीखे गए, अधिगत मतलब अधिगम किए गए, सीखे गए शब्दों को अधिकृत करके, निर्धारित करके, आधार बना करके वाक्यों का निर्माण करना। लेखनम या लेखन कार्य करना। कथन शैल्यापेक्षा अर्थ स्पष्टीकरणम, या कथन शैली की अपेक्षा अर्थ को स्पष्ट करना, इससे स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, सरल रूप से अधिगम होगा। या अभिभावकानाम वाक्यानाम श्रवणम, अभिभावकों का वाक्यों को सुनना। तो देखिए, स्वाभाविक रूप से भाषा का अधिगम करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण विकल्प क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण रास्ता क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो सही और महत्वपूर्ण तथ्य है कथन शैल्या अपेक्षया, कथन शैली की अपेक्षा अर्थ स्पष्टीकरणम, कथन शैली की अपेक्षा अर्थ स्पष्ट करना। देखिए, जब किसी भी विषय वस्तु का अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो छात्र उसको सरल तरीके से सीख लेते हैं। और यदि अर्थ स्पष्ट नहीं तो आप कितना भी, आपकी कथन शैली कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रभाव नहीं छोड़ पाती है बच्चों पर, और बच्चे उसे सीख नहीं पाते हैं। तो कथन शैली की अपेक्षा अर्थ का स्पष्टीकरण स्वाभाविक रूप से भाषा को सीखने में महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प हमारा हो जाएगा तीसरा, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। और पुनः हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मौखिकी प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यास कृते समीचीना। जो मौखिक प्रश्नोत्तरी होती है वह किस कौशल का अभ्यास करने के लिए समीचीना मतलब उपयुक्त होती है। मौखिक प्रश्नोत्तरी किस कौशल का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त होती है, सही होती है? पठन से पठन कौशल का अभ्यास करने के लिए, शब्द ज्ञान से या शब्द ज्ञान के कौशल का अभ्यास करने के लिए, भाषण से भाषण कौशल का अभ्यास करने के लिए, या लेखन कौशल का अभ्यास करने के लिए। देखिए, शब्द ज्ञान कोई कौशल नहीं होता, इसलिए तो विकल्प हमारा गलत ही है। हम बात करें किसकी, मौखिक प्रश्नोत्तरी की। मौखिक मतलब बोल कर प्रश्न करना है ना, तो इसमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लिखने का भी कोई मतलब नहीं, इसलिए सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, भाषण से भाषण कौशल। ठीक है, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। और हम पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यदा छात्राः, जब छात्र व्याकरण अध्ययनस्य, व्याकरण अध्ययन के भाषा स्वरूपस्य च मध्य, और भाषा के स्वरूप के मध्य में, अर्थात जब छात्र व्याकरण अध्ययन के और भाषा स्वरूप के मध्य में संबंधम प्रदर्शयन्ति, संबंध को प्रदर्शित करते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं, तदा ते किम दर्शयन्ति, तो वह क्या दिखाते हैं। जब छात्र व्याकरण अध्ययन और भाषा स्वरूप के बीच में संबंध को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात व्याकरण के अध्ययन के अभाव में भाषा का स्वरूप जो है मायने नहीं रखता है, जब इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो वे क्या दिखाते हैं, संप्रेषण उद्देश्यम विकास प्रक्रियाम च, उनके संप्रेषण का उद्देश्य क्या है और उसके विकास की प्रक्रिया क्या है उसको प्रदर्शित करते हैं। या व्याकरण अध्ययनम अत्यधिकम महत्वपूर्णम, किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये तो गलत हो जाएगा। संप्रेषणार्थम व्याकरण ज्ञानम अनिवार्यम, संप्रेषण के लिए व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है, अनिवार्यता की बात करें ये भी अशुद्ध है। लेखन शैली व्याकरण ज्ञान प्रभाविता बहुत, लेखन की शैली व्याकरण के ज्ञान से प्रभावित होती है, ये भी आवश्यक नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, संप्रेषण उद्देश्यम विकास प्रक्रियाम च। जब छात्र व्याकरण अध्ययन और भाषा स्वरूप के मध्य में संबंध को प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या दिखाना चाहते हैं, संप्रेषण का उद्देश्य और विकास की प्रक्रिया को। पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम देखेंगे और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कोपि मिश्रित क्षमता समूह, कोई मिश्रित क्षमता समूह कस्मिन् संदर्भे विषमः। देखिए, मिश्रित क्षमता समूह की बात कर रहे हैं। मिश्रित क्षमता समूह मतलब हम समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समावेशी कक्षा में जो छात्र होते हैं वो मिश्रित योग्यता वाले होते हैं, भिन्न भिन्न योग्यता वाले होते हैं, है ना, और एक ही साथ बैठकर पढ़ते हैं। तो कोई मिश्रित क्षमता वाला समूह जो है किस संदर्भ में विषम होता है, विषम होता है मतलब समान नहीं होता है। तो देखिए, अर्थ स्तर संदर्भ है,
अर्थ स्तर के संदर्भ में वह विषम होता है। लिंग आयु के संदर्भ में, लिंग और आयु उनकी भिन्न भिन्न होती है, इस संदर्भ में वह विषम होता है। सामाजिक स्तर संदर्भ है, सामाजिक स्तर के संदर्भ में वह विषम होता है। या ज्ञान कौशल संदर्भ है, ज्ञान कौशल के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे सही और उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा। देखिए अर्थ स्तर कोई महत्व नहीं रखता है। लिंग और आयु भी यदि एक ही कक्षा की हम बात करें तो उसमें प्रायः सभी समान लिंग और समान आयु वाले हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं, है ना, दोनों बातें हो सकती हैं। सामाजिक स्तर भी उनका समान हो सकता है ना, लेकिन ज्ञान कौशल समान नहीं हो सकता है। तो ज्ञान कौशल के संदर्भ में विषम होते हैं। ठीक है, हर बच्चे का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है, तो ज्ञान कौशल के संदर्भ में मिश्रित क्षमता समूह वाली जो कक्षा होती है वह ज्ञान कौशल के संदर्भ में क्या होती है, विषम होती है। चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। यत किंचित पाठ्यते, यत किंचित मतलब जो कुछ भी, पाठ्यते पढ़ाया गया है, जो कुछ भी पढ़ाया गया है, तदेव तद अनुगुणम व, तदेव मतलब वैसा ही, तद अनुगुणम मतलब उसी के समान, अवगम्यते सीखा जाए, इति आवश्यकम न, यह आवश्यक नहीं होता है। यत किंचित पाठ्यते, जो कुछ भी पढ़ाया गया है, जो कुछ भी कक्षा में पढ़ाया गया उसी के अनुसार वैसे ही सीखा जाए, वैसा ही हूबहू सीखा जाए, वैसा ही शब्दशः सीखा जाए, समझा जाए, यह आवश्यक नहीं होता है। किम कारणम, क्या कारण होता है। तो पहला कारण कह रहे हैं छात्र विभिन्न क्षमता युक्ता भवन्ति, छात्र जो है विभिन्न क्षमताओं से युक्त होते हैं। तेषाम व्यक्तित्व पृष्ठभूमि चाप भिन्न रूपेण भवति, उनका व्यक्तित्व और उनकी पृष्ठभूमि भी भिन्न रूप वाली होती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि हर छात्र वैसा ही, जैसा पढ़ाया गया वैसा ही शब्दशः सीख ले, है ना। दूसरा कह रहा है विकल्प की कोप अध्यापका छात्रा व कदापि संपूर्णम अवगतुम समर्थान भवन्ति, चाहे कोई अध्यापक हो या छात्र हो, कोई भी अध्यापक हो या कोई भी छात्र हो, कभी भी संपूर्ण सीखने में, समझने में समर्थ नहीं होता है, ये तो आवश्यक नहीं है ना। छात्रा केवल अनौपचारिक चर्चा प्रति अवधान युक्ता भवन्ति, छात्र केवल अनौपचारिक चर्चा के प्रति ही सावधान होते हैं, इसलिए सब कुछ सीखा नहीं जा सकता, ये भी बात गलत है ना। और अध्यापिका नाम सामाजिक आर्थिक स्तरे अत्यधिक भेदा भवति, अध्यापकों और अध्यापिकाओं में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अत्यंत भेद होता है, इसलिए ये संभव नहीं है। ये सारे विकल्प हमारे गलत हैं। यहाँ पर देखिए उपयुक्त विकल्प हमारा कौन सा है, पहला विकल्प उपयुक्त है। जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको वैसा ही शब्दशः छात्र सीख ले, यह आवश्यक नहीं होता। क्यों नहीं आवश्यक होता है, क्योंकि छात्र जो हैं भिन्न भिन्न क्षमता से युक्त होते हैं, अर्थात उनका बौद्धिक स्तर अलग अलग प्रकार का होता है, उनका व्यक्तित्व और उनकी पृष्ठभूमि भी भिन्न होती है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि सारे छात्र शब्दशः पढ़ाए हुए पाठ को समझ लें या सीख लें। पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये हम देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है छात्राणाम लेखन कौशल मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम, छात्राणाम छात्रों के लेखन कौशल का मूल्यांकनार्थम मूल्यांकन करने के लिए किम आवश्यकम क्या आवश्यक होता है। छात्रों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो पहला विकल्प कह रहा है व्याकरणार्थम विशिष्ट स्थानम, छात्रों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए व्याकरण का एक विशेष स्थान होता है, व्याकरण आवश्यक होता है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है व्याकरण आवश्यक, है ना। छात्रेभ्यः मौखिकाभिव्यक्त्यर्थम औपचारिक रूपेण अवसराणां प्रदानम, छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए औपचारिक रूप से अवसर प्रदान किए जाए। देखिए अवसर प्रदान करने की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति की बात यहाँ पर गलत है। क्यों, क्योंकि हम परीक्षण किसका करने जा रहे हैं, लेखन कौशल का, और लेखन कौशल में लेखन की बात की जाएगी, मौखिक अभिव्यक्ति की बात नहीं की जाएगी, है ना। इसलिए ये दूसरा विकल्प भी हमारा क्या है, अशुद्ध है, गलत है। लेखन संदर्भे प्रतिपुष्टि दानम अवलोकनम च, लेखन के संदर्भ में लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए क्या आवश्यक है कि लेखन के संदर्भ में प्रतिपुष्टि दान और अवलोकन, प्रतिपुष्टि भी दी जाए और उसका अवलोकन भी किया जाए, अर्थात छात्र कितना निपुण है, कितना दक्ष है, उसमें क्या शुद्धियां हैं और क्या अशुद्धियां हैं, उनका फीडबैक भी दिया जाए, और जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए निरंतर उसके लेखन कौशल का अवलोकन भी करते रहना चाहिए। तीसरा विकल्प कह रहा है। अच्छा, चौथा विकल्प भी हम देख लें क्या कह रहा है। तो चौथा विकल्प कह रहा है शब्द चयन प्रकरण संदर्भ है परिसीमित विकल्पा, शब्द चयन करने के प्रकरण के संदर्भ में सीमित विकल्प हैं।
है ना। देखिए यहाँ पर हमारा सबसे उपयुक्त विकल्प हमारा कौन सा है, तीसरा, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। छात्रों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक क्या होता है, लेखन के संदर्भ में प्रतिपुष्टि, दान और अवलोकन। तीसरा विकल्प सबसे सही विकल्प है, इसलिए हम बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली महत्वपूर्ण वीडियो जो होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके इष्ट मित्र जो भी हैं वो भी इस वीडियो से, इस क्लास से लाभान्वित होते रहें। खैर, और आपका लाइक हमारा उत्साहवर्धन करेगा, हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी, है ना, और आप भी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, तो इसलिए भी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है, छात्राणाम लेखनस्य मूल्यांकन समय। छात्रों के लेखन का मूल्यांकन करते समय शिक्षकः मुख्यतया इदम अवधारयेत। छात्रों के लेखन का मूल्यांकन करते समय शिक्षक की मुख्य रूप से यह अवधारणा होनी चाहिए, यह सोच होनी चाहिए। शिक्षक को मुख्य रूप से कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षक की अवधारणा क्या होनी चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि जिस समय शिक्षक छात्र के लेखन का मूल्यांकन करे, तो छात्रों के लेख का मूल्यांकन करते समय, लेखन कौशल का मूल्यांकन करते समय शिक्षक की मुख्य रूप से अवधारणा होनी चाहिए। कि क्या होनी चाहिए अवधारणा, विचाराः विषयश्च, छात्र ने अपने लेखन में किस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं और विषय क्या था, विषय के अनुकूल विचार हैं अथवा नहीं, ये ध्यान देना चाहिए। व्याकरण दृष्टया शुद्धता, व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता है अथवा नहीं, तो देखिए ये कोई आवश्यक नहीं है, व्याकरण अशुद्ध भी होगा, फिर भी यदि उसने विचार भली भांति प्रस्तुत किए हैं, विषय के अनुरूप विचारों को प्रस्तुत किया है, तो लेख उसका सही माना जाएगा, है ना। व्याकरण बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखेगा यहाँ पर। विराम चिन्हानि परिच्छेदकरणम च, विराम चिन्हों का प्रयोग और परिच्छेदकरण उसका, या शब्द सीमा निर्धारणम, शब्द सीमा का निर्धारण हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सही और उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा, विचाराः विषयश्च। छात्रों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करते समय शिक्षक की मुख्य रूप से अवधारणा यह होनी चाहिए, क्या अवधारणा होनी चाहिए, विचार और विषय। ठीक है, पहला विकल्प सही है। यहाँ पर हम बढ़ेंगे पुनः आगे अगले प्रश्न की ओर, और हम देखेंगे हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुक्त प्रश्नानाम प्रमुख विशेषता वर्तते। मुक्त प्रश्नों की एक प्रमुख विशेषता होती है, मुक्त प्रश्न जो होते हैं उनकी प्रमुख विशेषता होती है, तत्र मूल्यांकनम कठिनम भवति। क्या उनका मूल्यांकन कठिन होता है, नहीं, ऐसा तो कतई नहीं होता है ना। तेषाम एकमेव उचितम उत्तरम अस्ति। ऐसे मुक्त प्रश्न जो होते हैं, क्या उनका एक ही और उचित उत्तर होता है। तो देखिए, मुक्त प्रश्न हम पहले समझ लें। जैसे हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कोई कहानी पढ़ी है, उस कहानी के संदर्भ में हमें पाठ के अंत में अभ्यासार्थ कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर तो उसी पाठ से निश्चित उत्तर एक ही होगा, है ना। लेकिन उस पाठ से अलग हट करके जो प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर क्या एक ही उचित उत्तर हो सकता है उनका, हर छात्र उनका उत्तर अपनी अपनी तरह से दे सकता है ना। या विभिन्न प्रकार व्याख्यानाम तय अवसर दिए। जो मुक्त प्रश्न होते हैं उनकी प्रमुख विशेषता होती है कि वे भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर देते हैं। या तत्र आह्वानानि बहूनि सन्ति। देखिए यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प है वो तीसरा ही है। मुक्त प्रश्नानाम प्रमुख विशेषता वर्तते। मुक्त प्रश्नों की मुख्य विशेषता होती है कि जो मुक्त प्रश्न होते हैं, जो किसी परिपाटी में बंधे हुए प्रश्न नहीं होते हैं, जो किसी पाठ से बंधे हुए प्रश्न नहीं होते हैं, परंपरा से बंधे हुए प्रश्न नहीं होते हैं, वह छात्रों को विभिन्न प्रकार से व्याख्या करने के अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम देखेंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है हमारा, छात्राः गरुण विषय एकाम कविताम पठितुम आरभन्ते। छात्र गरुण के विषय में एक कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। पठनात् पूर्वम शिक्षकस्य महत्वपूर्णम कार्यम अस्ति। पढ़ने से पहले छात्र गरुण के विषय में एक कविता पढ़ना आरंभ करते हैं, है ना। लेकिन पढ़ने से पहले, उस कविता को पढ़ने से पहले शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षक को महत्वपूर्ण कार्य क्या करना चाहिए, छात्रान प्रति कठिन शब्दानाम अर्थ ज्ञानाय कथनम। छात्रों को कविता पढ़ने से पहले शिक्षक को चाहिए कि वो छात्रों को आदेश दे कि सभी छात्र कठिन शब्दों के अर्थ का ज्ञान पहले ही कर लें।
कवेः विषये अधिकम विवरणम छात्रेभ्यः दातव्यम। वो कविता किस कवि ने लिखी है उस कवि के विषय में अधिक से अधिक विवरण छात्रों को दे देना चाहिए। कवितायां विद्यमानान कठिन शब्दान रेखांकितान कर्तुम छात्रान प्रतिकथनम। कविता में विद्यमान कठिन शब्दों को रेखांकित करने के लिए छात्रों को कहना चाहिए। या गरुण विषय छात्रान प्रति चर्चाया कृते कथनम। गरुण के विषय में छात्र आपस में पहले ही चर्चा पर चर्चा कर लें, ऐसा उनको कहना चाहिए। यहाँ पर मित्रों सबसे सही विकल्प हमारा हो जाएगा डी। देखिए, छात्र कठिन शब्दों के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करें या ना करें, अभी तो कविता पढ़ी ही नहीं है ना, कविता पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और कवि के विषय में भी यदि उनको कोई जानकारी नहीं होगी तो कोई आवश्यक नहीं कि कवि के विषय में जानकारी प्राप्त करना ही उचित है। पहले कवि के विषय में जाने, उसके बाद कविता पढ़ें, क्योंकि मछली जल की रानी है हम लोगों ने खूब पढ़ा, लेकिन आज तक पता नहीं है कविता किसने लिखी है ना। बंदर मामा पहन पजामा हमने खूब पढ़ा, आनंदपूर्वक पढ़ा, मजा लेकर पढ़ा, लेकिन आज तक पता नहीं है कि बंदर मामा पहन पजामा ठुमक ठुमक ससुराल चले ये कविता किसने लिखी है। तो कवि के विषय में जानकारी लेना प्राप्त करना ये बहुत आवश्यक नहीं है। और कविता में विद्यमान कठिन शब्दों को भी हम रेखांकित तब करेंगे जब हम कविता को पढ़ेंगे, है ना, तभी तो हम उन शब्दों को जानेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी नहीं, इसलिए सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, चौथा। गरुड़ के विषय में छात्र पहले ही आपस में चर्चा पर चर्चा कर लें, तो जिन छात्रों को जानकारी नहीं होगी उनकी भी उस पाठ में, उस कविता में रुचि बढ़ेगी कि गरुड़ के विषय में गरुड़ क्या है, थोड़ा बहुत जानेंगे, है ना। तो चर्चा परिचर्चा करना, ये चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यालयम प्रति आगमनेन। विद्यालयम प्रति, विद्यालय की ओर आगमनेन आने से, जब विद्यालय में कोई छात्र आता है तो विद्यालय में छात्र के आने से बाला, जो बच्चा होता है, छात्र होता है, वो क्या करता है, विद्यालय आने पर समूल भाषाम कक्षायाम आनयन्ति, वह अपनी मूल भाषा को भी अपने साथ साथ अपनी कक्षा में ले आता है। विद्यालय आने पर जो छात्र होता है, बच्चा होता है, वह अपनी मूल भाषा को भी अपनी कक्षा में ले आता है। बहुभाषिके देशे, इस बहुभाषी देश में विद्यालयेन, विद्यालय के द्वारा तेषाम गृहभाषायाः सम्मानम करणीयम, इस बहुभाषी देश में विद्यालय के द्वारा उस बच्चे की गृहभाषा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बालाः अबाध रीत्या अस्याम वदन्ति, बच्चा अबाध गति से इस भाषा को बोलता है, इसलिए बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के इस भाषा को बोलता है, इसलिए उसकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। या तेषाम अभिज्ञान सिद्धम महत्वपूर्णम अंगम, यह भाषा उसकी पहचान का महत्वपूर्ण अंग है, उसकी आइडेंटिटी का महत्वपूर्ण अंग है, उसकी आइडेंटिटी निर्धारित करती है, इसलिए उसकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। या भारते अस्मिन् द्विसहस्राधिका भाषाः सन्ति, इस भारत देश में 2000 से अधिक भाषाएं हैं, इसलिए उस बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। या विद्यालयस्यापि इयं भाषा अस्ति, यही भाषा विद्यालय की भी भाषा है, इसलिए उसकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर सबसे सही विकल्प है तेषाम अभिज्ञानस्य इदं महत्वपूर्णम अंगम। दूसरा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है, सबसे उपयुक्त विकल्प है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर हम बढ़ेंगे पुनः अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है चौमस्की मतानुसार मनुष्याः जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति। चौमस्की के मतानुसार मनुष्य जन्मगत भाषा को ग्रहण करने का साधन धारण करता है। एन तेषु उत्पद्यते, अर्थात प्रश्न का तात्पर्य यह है कि चौमस्की के मतानुसार जो प्राणी होता है, मनुष्य होता है, उसमें जन्मजात भाषा को ग्रहण करने की क्षमता होती है। जन्मजात उसमें भाषा ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिससे उसमें क्या उत्पन्न होता है। चौमस्की के मतानुसार मनुष्य जन्मजात भाषा को ग्रहण करने की क्षमता से युक्त होता है और इससे उसमें उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, साधारण व्याकरणम, वर्ण विचारः, अर्थ विचारः या जटिल शब्दः। इससे उसमें क्या उत्पन्न होता है, साधारण व्याकरण उत्पन्न होता है, वर्ण विचार, अर्थ विचार या जटिल शब्द। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त और सही विकल्प हमारा क्या है, साधारण व्याकरण। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, साधारण व्याकरण ग्रहण करने की उसमें क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे हमारा आज का अगला और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। ये शायद अंतिम प्रश्न ही है, हाँ ये अंतिम प्रश्न है। तो आज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, विद्यालय यथार्थतया आंग्ल भाषायाः शिक्षणार्थम। विद्यालय में यथार्थतया मतलब यथार्थता पूर्वक, यथार्थता का मतलब प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से आंग्ल भाषा शिक्षणार्थम, आंग्ल भाषा का शिक्षण करने के लिए
विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी भाषा का शिक्षण करने के लिए, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए महत्वपूर्णम अंगम अस्ति। विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी भाषा का शिक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण अंग है। क्या महत्वपूर्ण अंग है? तत्स्थानीय शिक्षक से उपस्थिति। अंग्रेजी भाषा को यदि प्रत्यक्ष रूप से सिखाना है बच्चों को तो उसके लिए स्थानीय शिक्षकों की उपस्थिति होनी चाहिए। यदि बाहरी शिक्षक होंगे तो क्या अंग्रेजी भाषा सीखी नहीं जा सकती है, पढ़ाई नहीं जा सकती है? आवश्यक नहीं है ना। इसलिए ये पहला विकल्प तो हमारा संभवतः गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला विकल्प क्या कह रहा है? आन पूर्वेण व्याकरण नियमानाम शिक्षणम। हर प्रकार से व्याकरण के नियमों का शिक्षण होना चाहिए, है ना। एक क्रमबद्ध तरीके से व्याकरण नियमों का शिक्षण होना चाहिए। तो जब तक व्याकरण शिक्षण नहीं होगा क्या भाषा नहीं सीखी जा सकती, अंग्रेजी भाषा, है ना। ये विकल्प भी हमारा बहुत सही नहीं है। शुद्धोच्चारण से शिक्षणम। बच्चों को शुद्ध उच्चारण करने को पहले सिखाना चाहिए। शुद्ध उच्चारण कैसे होगा ये सिखाना चाहिए। या भाषा है प्रयोगार्थम अवसरः। भाषा का प्रयोग करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए सही विकल्प आपको भी पता है, सबसे सही विकल्प हमारा क्या है? चौथा। विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अवसर प्रदान किए जाएं। देखिए जो भाषा हमें सीखनी है, दूसरी भाषा में हमें बोलने का, बातचीत करने का, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। तो जब हम बातचीत करेंगे तो उससे हमें व्याकरण भले ही ना पता हो, लेकिन भाषा का प्रयोग करने के अवसर जब हमको मिलते हैं तो हम भाषा बोलने में, भाषा का प्रयोग करने में निपुण अवश्य हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए सही विकल्प हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौथा। भाषा है प्रयोगार्थम अवसर। भाषा का प्रयोग करने के लिए बच्चों को, छात्रों को अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। चौथा विकल्प हमारा सबसे सही विकल्प है। और ये हमारी आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। हमारी आज की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला थी यहीं पर आज समाप्त होती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। तो आज हमारी श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ इतनी देर बने रहे, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, पूरे मनोयोग से देखा, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और हम पुनः मिलेंगे कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज की क्लास यहीं तक, हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। और आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।